अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियरली? ओके, और स्क्रीन शो हो रही है अब? ठीक है। आज हमारा लेक्चर है जो चीज़ें हमने कल पढ़नी थी। नीश क्या होती है, नीश को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं और अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ ना आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। कल हम लोगों ने किया था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी होती है और कौन सी उस कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको पढ़ना लाजिम है और कंटेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की थी, डिफरेंट फैक्टर्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी जो हमने कल पढ़ी और उनमें कोई भी इशू हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने देखना है कि हम अपनी नीश को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक नीश क्या होती है? नीश होती है वो स्पेसिफिक एरिया या वो स्पेसिफिक फील्ड जो आप चूज़ करते हैं कोई भी अपना कंटेंट लिखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, लिखते हैं सॉरी। तो उसमें क्या है कि आपने एक अपनी नीश या अपनी एक फील्ड स्पेसिफाई कर ली है कि मैं सिर्फ इस चीज़ पे काम करूँगा। अगर मैं करूँगी तो मैं करूँगी कि मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे ही काम करूँगी या मैं साइंस और टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से रिलेटेड ही कोई चीज़ें लिखूँगी, आर्टिकल्स वगैरह लिखूँगी। तो वो मेरी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड होगी जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा और जिस फील्ड पे मेरी ग्रिप होगी और उसके बारे में मैं कोई भी कंटेंट या कोई भी जो मैंने एक रिटन मटेरियल आगे फॉरवर्ड करना है मैं उससे रिलेटेड वो चीज़ें क्या करूँगी। तो niche is a specific area of expertise or a specialized market segment that a business or individual focuses on to stand out and attract a specific audience. अब हमारे पास दुनिया में एक बहुत ह्यूज वैरायटी है कंटेंट राइटिंग की मार्केट में। अब इसमें हम लोगों ने अपने लिए खुद एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करनी होती है। उस फील्ड में आपने क्या देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, जो बंदे ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसमें कोई गैप आपको मिले, उसमें कोई आपको वीक पॉइंट मिले तो आप उस पर काम करें। ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो ऑडियंस को चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी एक पहले कह लेंगे एक रिसर्च होती है जब भी आप अपना प्रॉपर एक फॉर्मल कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। हियर आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट योर ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया कंटेंट में तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ना कॉपी राइटिंग में होती है, क्योंकि वो तो आपको एक फॉर्मेट मिला होता है, एक चीज़ मिली होती है, आपने उससे रिलेटेड कंटेंट लिखना है। तो डैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, इन चीज़ों में आपको अपना एक एरिया स्पेसिफाई करना होता है कि आप बेसिकली लिखना किस चीज़ पे चाह रहे हैं। Then in content writing, a niche refers to a particular topic, industry or genre that a writer specializes in and creates content about. आपने इस पूरी एक वाइड वैरायटी में से एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री उठा लेनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इन्वायरमेंट पे लिखना स्टार्ट कर दें, हम टेक्नोलॉजी पे लिखना स्टार्ट कर दें, हेल्थ केयर, फाइनेंस, डिफरेंट निशेस गिवन है आपके पास सामने। अब इनमें मेरे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है, ये तो मेजर निशेस है ना, इनके अंदर भी मेरे पास बहुत वैरायटी है कि मैं इसमें से क्या चूज़ करूँ। तो एक राइटर को पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई करना होता है कि भाई मैं जो भी चीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, मैंने किस चीज़ पे काम करना है, मैंने इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाना है। तो इन ब्रॉडर निशेस में कौन कौन सी निशेस? टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, फैशन, ट्रैवल, फूड, एजुकेशन, मार्केटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। इन सब निशेस के अंदर
आपके पास स्मॉलर सब नीशेस होती हैं या या आगे वाइड वैराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और उन डिफरेंट टॉपिक्स में आगे आपके पास डिफरेंट एरियाज़ होते हैं काम करने के लिए। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, मैंने अपनी नीश सेलेक्ट की टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे उसके सब फर्दर ब्रांचेज हैं। साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप खोलोगे उसके अंदर आपको मशीन लर्निंग मिलेगी, मशीन लर्निंग के अंदर आपको डीप लर्निंग मिलेगी, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मिलेगी। तो आपको नहीं पता, आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। या अगर आपको अपना इंटरेस्ट पहले से नहीं करना ना, आप सिर्फ कह रहे हो कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको वो एक पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको एक पूरी एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपने कौन से स्पेसिफिक एरिया में किस तरफ जाना है, उस चीज़ को किस तरह से लेकर जाना है। आपने टेक्नोलॉजी पे लिखना है तो टेक्नोलॉजी किस ब्रांच पे लिखना है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, और उस फील्ड में स्पेसिफिक कौन सा एरिया चूज़ करना है आपने। देन सेम इज़ द केस विद हेल्थ केयर में आप जाते हैं, हेल्थ केयर में डिफरेंट है, न्यूट्रिशन है, मेंटल हेल्थ है, पीडियाट्रिक्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें तो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आपको वो अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो खुद एक दफ़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर चैट बॉक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। सारे बताएं शाबाश के आप लोग अगर कंटेंट लिखना चाहें तो आपकी मेजर नीश क्या होगी? मेजर, या आपने अगर सब नीशेस भी बतानी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अपनी अपनी मेजर नीशेस मेंशन करें, या अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करें, जिस जिस के बारे में आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मैं इसके बारे में कोई चीज़ आगे लोगों तक फॉरवर्ड करूं या लोगों को आगे पहुंचाऊं। फिर है बाय फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक नीश राइटर्स कैन। अच्छा, अब ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट करना है, रिकग्नाइज करना है, फिर उसके बाद हमने अपनी एक स्पेसिफिक नीश चूज़ करनी है। लेकिन इस सब को करने के बाद हमारा फ़ायदा क्या होगा? मुझे अपना क्वेश्चन याद है, आप लोग सारे चैट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं साथ साथ आप लोगों का लेक्चर भी ले रही हूँ, तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज में देख रही हूँ। तो नीश सिलेक्ट करना या एक स्पेसिफिक नीश अपने लिए कह लें कि फिक्स कर लेना क्यों ज़रूरी है? टू डेवलप अ डीप नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। आप एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करोगे, आप एक स्पेसिफिक एरिया पे रिसर्च करोगे, तो आपको उस एरिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। आप उसके डिफरेंट फील्ड्स पे रिसर्च कर रहे होगे, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तो उससे एक तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, आपकी एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी, और क्या होगा कि आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट आ जाएगा अपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। देन यू अट्रैक्ट अ डेडिकेटेड ऑडियंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी एक फील्ड चूज़ की कि मैं इंफॉर्मेशन कंटेंट लिखूँगी। इंफॉर्मेशन कंटेंट भी वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी चलो निकाल दो, सिर्फ साइंस वाली फील्ड में, और साइंस में कह लो कि मैं फ़िज़िक्स के टॉपिक्स से रिलेटेड काम करूँगी, या फ़िज़िक्स के डिफरेंट एरियाज़ पे काम करूँगी। अब आगे मैं फ़िज़िक्स के अंदर नहीं जा रही अभी कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से एरियाज़ पे होंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली बता रही हूँ कि फ़िज़िक्स के एरियाज़ पे काम करूँगी। तो उसमें क्या होगा कि मेरी वेबसाइट को या मेरे उस आर्टिकल को कौन से लोग अप्रोच करेंगे, जो आगे स्टूडेंट्स होंगे या जो प्रोफेशनल्स होंगे जिनको उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में नॉलेज होगी। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने अपनी ऑडियंस को रिफ़ाइन किया आहिस्ता आहिस्ता करके। साइंस से मैं फ़िज़िक्स में गई, फ़िज़िक्स से मैं सेपरेट एरियाज़ में गई, ठीक है, और उससे मेरी ऑडियंस का एक जो कह लें कि ऑडियंस नैरो होती गई, ठीक है, उसका जो एक सर्कल है वो कम से कम होता गया, और उससे क्या हुआ कि मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस आएगी जो सिर्फ मेरा ही कंटेंट, या कह लें कि उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहेगी, और
इस तरह से मेरी वेबसाइट या जो मेरा आर्टिकल होगा उसकी रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एक रिफाइंड ऑडियंस की तरफ बढ़ते जाते हैं या एक रिफाइंड नीश की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा जो एक रैंकिंग का गोल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अचीव होता जाता है। देन वी क्रिएट अ टारगेटेड कंटेंट दैट रेजोनेट्स विद देयर ऑडियंस। अब दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को रो रहे हैं, वो डाटा साइंस को रो रहे हैं इस टाइम, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हर फील्ड के बंदों का अलहदा अपना मसला है, उनको अलहदा अपनी चीज़ें चाहिए, उनके अलहदा अपने प्रॉब्लम्स हैं जिनको उन्होंने सॉल्व करना है। लेकिन मैं जब एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट कर लूँगी, मैं जब एक स्पेसिफिक सब नीश सेलेक्ट कर लूँगी, तो उसमें मेरे साथ क्या होगा कि आई एम नॉट कंसर्न विद दोज जिनकी प्रॉब्लम्स हैं केमिस्ट्री में, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं बायो में, मैथ्स में, वो मेरा मसला नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ फिज़िक्स पे काम करना है, मैंने फ़िज़िक्स रिलेटेड ही चीज़ें सॉल्व करनी है। जब मैं उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज़ पे काम करूँगी जिनके लोगों को ज़रूरत होगी, हाँ, लेकिन डेट्स गुड बसाम, हेल्थ केयर, ठीक है। हम आज इस पे फर्दर आते हैं, ठीक है, नीश पे फर्दर आते हैं। बाकी सब के लिए भी है, आप लोगों की मैं नीश वाला क्वेश्चन नहीं भूली हूँ, आप लोग अपनी ब्रॉड नीश और सब नीशेस सारे मेंशन करते गए, शाबाश। और हम कहाँ पर थे कि हाँ, आप अब फिज़िक्स पे आप आगे हो, आपने अपने आप को फ़िज़िक्स तक लिमिटेड कर लिया। फ़िज़िक्स तक लिमिटेड करने के बाद आप फ़िज़िक्स के बंदों की या फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स की, उन प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, उन पे रिसर्च करोगे। अभी हम देखेंगे कि हाँ अपने नीश को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उन पे जब आप काम करोगे तो आप स्पेसिफिक अपने 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 आप को स्पेसिफिक कर लिया, अपने माइंड को स्पेसिफिक कर लिया कि भाई मैंने इसी चीज़ पे फोकस करना है। तो जब आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो आप उस पर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी टारगेटेड कंटेंट होगा या टारगेटेड ऑडियंस होगी, और आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से या अपनी ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को ही डिफाइन करने, सॉरी, एड्रेस करने के लिए कंटेंट उनको प्रोवाइड कर रहे होगे। अब आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है बाकियों से। वो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एक तो आपने अपनी नीश स्पेसिफाई कर ली, नीश स्पेसिफाई करने के बाद आपने क्या किया कि आपने अपना जो राइटिंग स्टाइल है वो इस तरह का बनाया कि फॉर एग्जांपल उस नीश में, अब ऑब्वियस है दुनिया में 1000 लोग ऐसे होंगे जो फिज़िक्स पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं अनोखी तो नहीं होंगी जो जिसने फिज़िक्स के आर्टिकल्स लिखना शुरू किया है या जिसने इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया है। तो उसमें होगा क्या कि मैं पहले देखूंगी कि भाई जो बंदे ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, उनके काम में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग अभी तक उस चीज़ को सर्च करने के पीछे पड़े हुए हैं, लोग अभी तक उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उन एरियाज़ पे काम करूँगी। जब मैं उन एरियाज़ पे काम करूँगी तो मेरा जो कंटेंट होगा या जो मेरा आर्टिकल होगा वो लोगों से डिफरेंट होगा। इस तरह से हम अपने कंटेंट को लोगों में स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सारे फैक्टर्स को पूरा करते करते हम एट द एंड अपना अर्निंग पोटेंशियल तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर ही लेते हैं। अब हमने देखा कि हमें पहले कि नीश क्यों ज़रूरी है। अब नीश तो हमने फाइंड कर ली, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम फोकस्ड रहेंगे, हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन होगी काम करने की, हमारा दिमाग कभी फिज़िक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायो में इस तरह से नहीं जा रहा होगा। हमारे पास एक डायरेक्शन आ गई कि हमने भाई यही इसी जगह पे काम करना है, एक स्पेसिफिक एरिया आ गया तो हम उस पर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। इसी तरह से हमें उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमारी एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में ज़्यादा हो जाएंगी और हमें उस पर एक ग्रिप आ जाएगी हमारे टॉपिक पे, और हमारी ऑडियंस भी टारगेटेड होगी। यूनिक पर्सपेक्टिव की भी हमने बात कर ली। फिर एफिशिएंट कंटेंट क्रिएशन, वो तो एक ऑटोमेटिक चीज़ है ना कि जब आप एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो और एक चीज़ पे लगातार रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि विद टाइम आपका जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने वाला, ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। इसके बाद मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़।
इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपके कंटेंट की रैंकिंग अच्छी होती जाएगी और आपके कंटेंट को ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेगी, तो क्या होगा कि वही सारी चीज़ें आपकी एसईओ इम्प्रूव होगी। एसईओ इम्प्रूव करने के बाद आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। जब रैंकिंग अच्छी हो जाएगी तो उससे आप अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल फुलफिलमेंट में क्या है कि वर्किंग विद इन अ नीश यू लव, सॉरी गलत हो गया, working within a niche you love can bring a sense of purpose and fulfillment as you're making a meaningful impact on your audience. आपका जो बेसिक एक फोकस होगा ना, या आपका एक जो बेसिक कॉज होगा, आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी कि भाई मैं ये काम करना चाह रहा था या मैं ये काम करना चाह रही थी और मैं अब ये काम कर रही हूँ। ठीक है। तो उस मोमेंट पे ना आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि ठीक है मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अभी मुझे उसका फ्रूट मिल रहा है। कंपटीशन रिडक्शन की हमने पहले भी बात की थी। जैसे अगर मैं सिर्फ साइंस पे काम करूँगी ना, अगर मैं भाई कहता हूँ कि मेरी नीश है साइंस, तो साइंस में तो हज़ार एरियाज़ हैं, हज़ार फील्ड्स हैं, मैं किस किस पे काम करूँ या मैं किस किस पे फोकस करूँ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके अगर मैं आ जाऊँ फॉर एग्जांपल फिज़िक्स पे भी मैं आ जाऊँ स्टैटिस्टिक्स पे या डायनामिक्स पे, या मैं कह रही हूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स पे कर रही हूँ या मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पे कर रही हूँ। तो डिफरेंट एरियाज़ है, मैं जैसे जैसे अपने एरिया को डिफाइन करती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं अपना जो कंपटीशन है वो रिड्यूस करती जा रही हूँ। अगर साइंस पे 1000 लोग लिख रहे थे तो 500 उसमें से लगेंगे फिजिक्स पे। ठीक है। अब उन 500 लोगों में से 300 ऐसे होंगे जो लिख रहे होंगे डायनामिक्स पे, तो मैं 1000 से 300 कॉम्पिटिटर्स पे आ गई। एसईओ बेनिफिट्स को हमने डिस्कस कर लिया। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी इसी तरह से होती है कि अगर आप अपनी नीश को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करती है कि आपके ऑडियंस में एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है। ये चीज़ें हम लोगों ने आई थिंक कल पढ़ी थी कि एक क्वालिटी कंटेंट करता क्या है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको करेंगे। अब ऑब्वियस है आप फिज़िक्स पे काम कर रहे हो, फिज़िक्स ऐसी चीज़ है जो हर एरिया के लोगों को चाहिए या हर एज के लोग उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आपने अपने लिए एक ऐसी सॉरी आपने अपने लिए एक ऐसी नीश ढूंढी जो आपको एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगी या आपको एंड तक जो फ़ायदा दे रही होगी। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? बिस्मा की नीश है AI। ओके, दैट इज गुड। बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग कंटेंट की क्लास ले रहे हैं और उनको अब नीश करनी है अभी तक कि उन्होंने नीश कौन सी सेलेक्ट करनी है। तुबा की है सेल्फ डेवलपमेंट, ये भी अच्छी है। अब आ जाए भाई, हमने तो सारी चीज़ें देख ली। नीश क्या है, नीश कैसे ढूंढ, सॉरी ये तो हमने देखा ही नहीं है। नीश क्या है, नीश हमने क्यों ढूंढनी है, नीश ढूंढने के हमें फ़ायदे क्या होंगे। अब आ जाते हैं कि हमें नीश ढूंढनी कैसे। सबसे पहले आप तो करेंगे पहले सेल्फ एनालिसिस। उसमें आपने करना क्या है कि आप अपने पैशंस को आइडेंटिफाई करो कि भाई मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, या मैं मेरा असल में दिमाग चलता कहाँ पे। ठीक है। तो मैं उस साइड पे करूँगी। जब मैं अपने पैशंस को आइडेंटिफाई कर लूँगी ना, तो फिर मैं देखूँगी कि मैं ऐसे कौन से स्किल्स या ऐसी कौन सी एक्सपीरियंसेस या ऐसी कौन सी नॉलेज है जो मैं पोजेस कर रही हूँ उस स्पेसिफिक एरिया या उस स्पेसिफिक पैशन से रिलेटेड। ठीक है। हमने अपनी नीश तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन उस नीश को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस पर काम भी तो करना है। अब ऑब्वियस है, अगर मुझे सिर्फ फिज़िक्स, एक सिंपल वर्ड फिज़िक्स आता है, मुझे फिज़िक्स के अंदर कुछ भी नहीं पता और मैं इस पर ऐसे तो आर्टिकल लिखने नहीं बैठ जाऊँगी ना। तो मैं पहले देखूंगी कि मुझे इस फील्ड में कितनी ग्रिप है या मेरे स्किल्स और एक्सपीरियंसेस इस फील्ड के साथ अलाइंड हैं या नहीं। उसके बाद मैं देखूंगी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। सेम इज़ द केस जो हमने कीवर्ड रिसर्च में पढ़ा था एसईओ की वर्कशॉप में, कि आप उसका सर्च वॉल्यूम देखते हो। सर्च वॉल्यूम देखने का क्या मतलब है कि उसको पर ईयर या पर मंथ कितने लोग सर्च कर रहे हैं। वो हम देखते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि उस कीवर्ड की डिमांड कितनी है। कीवर्ड मतलब उस स्पेसिफिक टॉपिक की डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि हम वो पॉपुलर टॉपिक सर्च करेंगे कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी डिमांड अभी है। ठीक है। मैं अपनी एक नीश वहाँ पे टाइप करूँगी और मैं उस नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स देख रही होंगी
कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी डिमांड है और जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिर मैं अपने ऑडियंस को देखूँगी। ऑडियंस को मैं देखूँगी कि मैंने करना क्या है, मैंने बीएस लेवल के लिए लिखना है, मैंने एफएससी लेवल के लिए लिखना है, या मैंने प्रोफेशनल्स के लिए लिखना है, एमएस के लिए लिखना है, पीएचडी के लिए लिखना है। अब डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। अगर मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ ना, तो टाइप्स ऑफ मोशन आपको एक आर्टिकल होगा जिसमें फुली एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई जाएगी, एक आर्टिकल होगा जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस और फार्मूलाज होंगे। ठीक है, तो वो आर्टिकल और पहले वाला आर्टिकल, इन दोनों के लेवल्स डिफरेंट हैं, इन दोनों की टारगेटेड ऑडियंस डिफरेंट है। तो हमने पहले ये इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेना है कि भाई मैं ये वाला जो टॉपिक, इस टॉपिक पे जो मैं काम कर रही हूँ, वो टॉपिक मैंने किसके लिए करना है। और ये चीज़ें आपने अपने माइंड में अच्छे से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ज़रूरत पड़े तो आप पेपर पेंसिल पर भी एक एक चीज़ का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। फिर आपने एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करनी है। आपने देखना है, अच्छा, ऑडियंस एनालाइज करने के दौरान आपने ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑडियंस को मिल नहीं रही, जिसकी वजह से वो बार बार उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो एड्रेस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ऑडियंस का एनालिसिस करते हुए सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। फिर आपने एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करनी है। एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करने का क्या मतलब है कि आप, अगर ठीक है आपसे पैशन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, आप डिफरेंट जगहों पे काम करो, डिफरेंट निशेस पे काम करो। डिफरेंट निशेस पे काम करने के दौरान ये देखो कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मैं इससे ज़्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने साइंस से स्टार्ट किया है, साइंस से स्टार्ट करते करते आप एंड उसका फिज़िक्स तक लाओ, फिज़िक्स में मोशन तक लाओ। ठीक है, अपनी नीश को नैरो डाउन करो। नैरो डाउन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस टारगेटेड चाहिए। हमें अपने कंटेंट पे ऑडियंस की ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एक फुली स्पेसिफाइड एरिया पे काम करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपने अपनी नीश वैलिडेट करनी है। वैलिडेट कैसे करनी है? आप देखोगे कि मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ या मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी काम करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, उस पर आप अपना कंपटीशन देखोगे, उसकी सारी रिसर्च करोगे, फिर अपनी टारगेट ऑडियंस देखोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि इसमें मेरे लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने ये देखना है कि मैंने तो टॉपिक भी देख लिया, मैंने अपनी नीश भी सिलेक्ट कर ली, नीश में आगे आप नैरो डाउन भी कर लिया, उसको सब निशेस भी सिलेक्ट कर ली। अब करना क्या है कि मैं ऐसा कौन सा स्टाइल कहें कि अडॉप्ट करूँ, या ऐसे किस तरह से कंटेंट लिखूँ, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करूँ, कलर कॉम्बिनेशंस क्या रखूँ, उसका फॉन्ट कैसा रखूँ, उसका स्टाइल कैसा रखूँ कि लोगों तक वो बहुत आसानी से हो जाए। आपको याद होगा हम लोगों ने एसईओ के लास्ट लेक्चर में किया था, एक रीडेबिलिटी टेस्ट भी एक फैक्टर था हमारे कंटेंट एनालिसिस में। वो चीज़ क्या होती है कि एक रीडिंग टेस्ट होता है, सॉरी रीडेबिलिटी टेस्ट होता है, और वो ये होता है कि ऑडियंस आपके कंटेंट को कितनी आसानी से समझ सकती है। एक ले मैन या एक कॉमन पर्सन आपके कंटेंट को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें अपने कंटेंट में साथ साथ देखनी पड़ती हैं। देन स्टे फ्लेक्सिबल, कंबाइन निशेस। ये जब आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़ फील्ड में एक्सपर्ट होते जाते हैं तो आपको बाकी फील्ड्स के भी, अब ऑब्वियस है फिज़िक्स है, फिज़िक्स जब आप कर रहे होगे तो आपको मैथ्स भी आएगा, फिर उसके दौरान आपको कहीं कहीं पे केमिस्ट्री भी आएगी जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कर रहे होगे, सेल्स बैटरीज वगैरह ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर बाद में सिर्फ फिज़िक्स से ही स्टिक्ड रहो। आप अपनी नीश को और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में आपने उसको नैरो डाउन ही रखना है। फिर आपने ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू आई वांट टू सॉल्व फॉर माय ऑडियंस। ठीक है, and what topics do I enjoy talking about, what are my values and how do they align with my niche, what sets me apart from others in my niche। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको काम करना पड़ता है या जिनको आप एनालाइज करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ये देखने के लिए कि आप अपनी फील्ड में और किस तरह से ज़्यादा प्रोफेशनली उस चीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नीश, फाइंडिंग योर नीश और योर नीश रिसर्च। अब इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे में से चलो 7 बच्चे हैं, 4 नीशेज आई हैं, बाकी 3 किधर हैं? चलिए बताएं, अगर नहीं भी इशू तो नो एटलीस्ट टाइप कर लें ताकि मैं आगे जाऊँ। नीश रिसर्च में या फाइंडिंग योर नीश में किसी का कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट इज, हमने ये तो देख लिया कि भाई कि हम लोग किस लेवल के बंदों के लिए लिख रहे हैं, हमने उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, हमने सब कुछ कर लिया। अब बेसिकली ये चीज़ होती क्या है, हम अपनी ऑडियंस को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। Understanding your audience is crucial in content writing as it helps you create content that resonates with them, addresses their needs and engages them effectively. अब ये क्या क्या फारसी लिखी है? होता क्या है कि आपने कंटेंट लिखना किसके लिए होता है? आप अपने सिर्फ सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए तो कंटेंट नहीं लिख रहे ना, आप सिर्फ इसलिए लिख रहे हो कि भाई मेरे लोग मेरा कंटेंट पढ़ें और वाह वाह करें, ठीक है। आपका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को आपने एड्रेस करना है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको वहाँ पर नहीं मिल रहे और वो अभी तक उसकी तलाश में हैं। आपने उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, आपने उनके वो गैप्स फुलफ़िल करने हैं, ठीक है। एक एफिशिएंट कंटेंट की क्वालिटीज़ ही ये है कि जब आप उस चीज़ पे काम करो तो आप ऐसे काम करो कि लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? हम थे अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस पे। इसमें क्या है बेसिकली कि आपने अपना कंटेंट इस तरह से लिखना है जो ऑडियंस की डिमांड्स, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करे, ठीक है, उनकी नीड्स को एड्रेस करे, उनको अच्छे से इंगेज करे। अब जब ऑब्वियस है, जब उनकी नीड्स को एड्रेस कर रहा होगा तो ऑडियंस उसको ज़्यादा गौर से पढ़ेगी, समझेगी, समझने की कोशिश करेगी। अब आपने अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले आपने अपने टारगेट ऑडियंस को पहले खुद आइडेंटिफाई करना है कि मेरा रियल रीडर कौन होगा। इंटरमीडिएट लेवल, मैट्रिक लेवल, अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंटेंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये नीश वगैरह, ऑडियंस वगैरह ये मार्केटिंग में तो आती है, लेकिन ज़्यादातर आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट में हेल्प आउट करती है। मार्केटिंग की डोमेन अलग है इसमें। फिर आप क्या देखोगे कि हम कहाँ पे थे, आइडियल रीडर देख रहे हैं। अच्छा, कौन सा लेवल है, किस लेवल के बंदे हमारे कंटेंट को पढ़ेंगे। फिर उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, या उनको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं समझ आ रही और जो वो समझना चाहते हैं। फिर मैं अपनी ऑडियंस पर रिसर्च करूँगी। ऑडियंस पर रिसर्च कैसे करूँगी? मैं सर्विस कंडक्ट करूँगी, इंटरव्यूज़ लूँगी, या ऑनलाइन कोई टूल्स देखूँगी जिससे मैं क्या करूँगी कि वो टॉपिक्स निकालूंगी, वो चीज़ें निकालूंगी जिनके बारे में उनको नहीं पता चल रहा और जिनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। फिर मैं सोशल मीडिया कन्वर्सेशन को एनालाइज कर सकती हूँ, मैं कमेंट्स और रिव्यूज़ पढ़ सकती हूँ आर्टिकल्स के, डिफरेंट पोस्ट वगैरह के, और उस पर मैं काम कर सकती हूँ कि ये चीज़, ये बंदा क्या, वो क्या है, चीज़ है जो वो प्रोवाइड नहीं कर रहा और लोग उसको जानना चाह रहे हैं। फिर मैं ऑडियंस पर्सोनास क्रिएट करूँगी। मैं अपने आइडियल रीडर्स की एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाऊंगी। उसमें क्या लिखूंगी कि मैं उनके बिहेवियर्स लिखूंगी, उनकी मोटिवेशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगी कि वो बेसिकली चाह क्या रहे हैं, वो किस चीज़ के पीछे हैं, ठीक है, वो किस किस्म का कंटेंट चाह रहे हैं। उसके बाद मैं उनकी नीड्स, उनके पेन पॉइंट्स, उनके कंसर्न्स, उनके क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें उसकी एक लिस्ट बनाऊंगी और उनके कंटेंट प्रेफरेंस को एनालाइज करूंगी। वो कैसा स्टाइल चाहते हैं, वो कैसा फॉर्मेट चाहते हैं, किस तरह से कंटेंट चाहते हैं, वीडियोस में, इन्फोग्राफिक्स में, कौन सा फॉर्मेट उनको पसंद है, कौन से टॉपिक्स हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें देखूंगी और उसके बाद जाकर मैं कहीं
आखिर में जाके अपना प्रॉपर एक सेटअप प्रोवाइड करूँगी, उनको एक कंटेंट प्रोवाइड करूँगी जो उनके काम आ सके। ठीक है, अब इस सब का मुझे क्या फ़ायदा होगा भाई? ये तो पूरी महीने की मेहनत है, ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ? सबसे पहले चीज़, आपने अपना कंटेंट लिखना ही अपनी ऑडियंस के लिए होता है। तो जब तक ऑडियंस की डिमांड ही नहीं होगी, मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए तो कोई बंदा आगे मुझे वो चीज़ दे रहा हो, मैं क्यों लूँ जब मुझे वो चाहिए ही नहीं? मैं तो वो उस चीज़ के पीछे जाऊँगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो आपने वही कंटेंट लिखना है जिसकी ऑडियंस को ज़रूरत है। आप वो चीज़ उनको प्रोवाइड या वो सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते जिनके पीछे वो जा ही नहीं रहे। देन ऑडियंस सेंटर्ड कंटेंट लिखने पे आपको क्या होगा? आपकी वेबसाइट की, आपके आर्टिकल की एसईओ इम्प्रूव होगी, आपकी जो कन्वर्जन्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी। कन्वर्जन्स भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि कंटेंट कन्वर्जन्स क्या होता है। फिर आपकी कंटेंट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इन्हांस होगी। ठीक है, अब इससे आपकी कंटेंट पे या राइटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आपकी टोन एंड लैंग्वेज, वो टोन यूज़ करोगे आप, वो वॉइस, वो स्टाइल यूज़ करोगे जो आपके ऑडियंस को पसंद है। आप कंटेंट का वो फॉर्मेट रखोगे, टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करोगे जो आपके ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट को एड्रेस कर रहे हो। आप डेप्थ और डिटेल में उस तरह से जाओगे कि अब फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ मोशन में है, कुछ लोगों को चाहिए होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ को नहीं चाहिए होती। आप जब अपनी ऑडियंस को एक लेवल उनका एक फ़िक्स कर लोगे ना, तो मैं इस लेवल की ऑडियंस के लिए लिख रही हूँ, या मैं अपने ऑडियंस को एक प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस में लेके आती हूँ, तो मैं मुझे पता होगा कि भाई उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो मैं उसी तरह उसी के हिसाब से डेप्थ डिटेल्स ऐड करूँगी। और कॉल टू एक्शन हम लोगों ने किया था। कॉल टू एक्शंस वो चीज़ें होती हैं या वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आइकन्स, वो आपके कंटेंट के वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑडियंस को डायरेक्टली कह लो कि जो वर्ड भूल गया, डायरेक्टली उनको ट्रिगर करेंगे भाई वो आपकी कंटेंट की तरफ आए या वो आपकी सर्विस की तरफ आए। अब आपका जो कंटेंट होगा, ये सारा कुछ करने के बाद आपका जो कंटेंट होगा वो आपका रीडर्स के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि उनकी डिमांड्स उनकी नीड्स के साथ अलाइन कर रहा होगा, उनकी नीड्स को एड्रेस कर रहा होगा। और जब उनकी नीड्स को एड्रेस कर रहा होगा तो वो आपके कंटेंट को ज़्यादा इंगेज रखेंगे या आपके कंटेंट से ज़्यादा इंगेज रहेंगे। इससे क्या होगा कि उनमें एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी की फीलिंग आपके लिए पैदा होगी, जो उनको बार बार इस चीज़ पे अर्ज करेगी कि भाई ये वाला बंदा हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम बजाय इसके कि हम दोबारा से इसी फील्ड, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक नए टॉपिक पे पूरी रिसर्च करना शुरू कर दें, हम इसी की तरफ क्यों ना आए। ठीक है, ड्राइव्स कन्वर्जेंस एंड लॉयल्टी, वही चीज़ें हैं सारी। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Continuously gather feedback, refine your audience personas, and adjust your content strategies to ensure maximum impact. So, this was all about understanding your niche, finding your niche, and understanding your audience. अब इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है? आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, फिर रुकेंगे। कौन कौन है? दुर्योधन, आप अपना माइक अनम्यूट करो और आप बताओ कि कीवर्ड क्या होता है? मैम कीवर्ड हमारे पास मतलब कोई भी स्पेसिफिक होता है कि मतलब हम किसी भी चीज़ को अपने एसईओ को रैंक करने के लिए कोई ऐसा वर्ड लिखे जो हमारी जो भी कंटेंट राइटिंग है उसको रैंक में हाई लेकर आएगा। इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह जो कि उसको अट्रैक्ट करते हैं, हमारे कस्टमर्स वगैरह को, ये जो भी देखने वाले हैं उनको अट्रैक्ट करें, ये कीवर्ड्स वगैरह होंगे। ओके, दैट वाज गुड। अच्छा तुबा, मैं आपको बताती हूँ। अब आए
बसाम, आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया कंटेंट क्या होता है? माइक अनम्यूट कर लें या चैट बॉक्स में बता दें। तब तक सबा आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप बताएं कि हमें क्या बेनिफिट होगा एक अपनी नीश को स्पेसिफाई करने से। बसाम आप भी अपना आंसर टाइप करें और सबा आप भी अपना आंसर टाइप, अच्छा एक मिनट, बसाम आप भी अपना आंसर टाइप कर लें और सबा आप भी अपना आंसर टाइप कर दें। तब तक मैं आपको बताती हूँ सुबह इसका हमारी राइटिंग पे इम्पैक्ट क्या होगा कि बेसिकली आप जो टोन या लैंग्वेज, ये चीज़ें हम करेंगे कल कि आप किस तरह से डिफरेंट कंटेंट्स के लिए डिफरेंट टोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने जो राइटिंग स्टाइल इन सिंपल वर्ड्स फ़िलहाल के लिए कर लेंगे, जिस तरह आपने अपना राइटिंग स्टाइल कैसे करना है, राइटिंग फॉर्मेट कैसा रखना है, पिक्चर्स किस तरह से ऐड करनी है उसमें, और राइटिंग जो आप फॉन्ट स्टाइल रख रहे हो वो कैसा हो, फॉन्ट का साइज़ कैसा हो, फॉर्मेटिंग किस तरह से की हुई हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं और वो सारी चीज़ें आपके ऑडियंस के नीड्स के हिसाब से होती हैं। अब ऑडियंस है भाई, कॉमन बंदा है एक, ठीक है, और उसको आप दे रहे हो, उसको कंटेंट एक दे रहे हो जॉइनिंग राइटिंग में, तो अगले बंदे को उसको पढ़ने में मसला होगा, ठीक है। जो वर्ड के फॉन्ट्स हैं उसमें आप कोई जॉइनिंग फॉन्ट दे देते हो, एलेक्स ब्रश दे देते हो या कोई और दे देते हो, तो उसको पढ़ने में उनको मसला होगा। तो आप अपने कंटेंट का फॉर्मेट, उसकी रीडेबिलिटी किस तरह से इन्हेंस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद आपने अपना टॉपिक कैसा रखा है। अब हमने उस दिन पढ़ा था एसईओ करते हुए कि एक वेबसाइट के सर्च रिजल्ट पे आपका जो भी आप वेबसाइट के नहीं, सॉरी, एक कीवर्ड या एक सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे जो चीज़ शो हो रही होती है वो बेसिक आपका टाइटल होता है और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। तो आपने अपना टाइटल ही अगर उल्टा सीधा लिख दी है, अंदर बेशक आपने काम की चीज़ लिखी हो, ऑडियंस ने आना तो आपका टाइटल देख कर ही है ना, तो आपका टाइटल सिलेक्शन भी बहुत मैटर करती है। फिर भाई पीएचडी लेवल का बंदा है और उसको आप मोशन में बता रहे हो टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं, हालांकि उसको चाहिए कुछ और, ठीक है। आप उसको बेसिक डेफिनेशंस दे रहे हो, उसको बेसिक डेफिनेशंस नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा डेप्थ और डिटेल चाहिए। तो डेप्थ और डिटेल भी आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही देखते हो कि मैं किस लेवल के लोगों के लिए लिख रहा हूँ और मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी। कॉल टू एक्शंस ऐसे होते हैं, इन पे भी हम बात करेंगे, इन पे हम बात करेंगे मेजरली कॉपी राइटिंग में, ठीक है। कॉल टू एक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली ऑडियंस को कह लें कि एक कमांडिंग एक सेंटेंस होता है कि आप ये ज्वाइन करें या आप इस चीज़ को ओपन करें, ज्वाइन करें, वेबसाइट को विज़िट करें या ऐसे सेंटेंसेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे विज़िट दिस वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स या ज्वाइन दिस और दैट, इस तरह से कुछ भी। या नीचे आपने वो कॉल टू एक्शंस में तो नहीं आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐसी कोई और चीज़ ऐड की हो, कुछ भी ऐसा ऐड किया हो, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप किस तरह से एक अपना लिखा हुआ कंटेंट अगले बंदे को पोर्ट्रे करते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई है सारी? अच्छा, बस सामने कहा है कि कंटेंट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ मीडिया that is created and shared on social media platforms such as, okay, ठीक है। नहीं, अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप उसको कंटेंट आपको मैंने बोला था रिटन पीस, योर रिटन पीस, उसमें आपका टेक्स्ट इन इमेजेस हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी वीडियोस किसी हद तक हो सकती हैं, ऑडियोज नहीं हो सकती, ठीक है। जो हम जो कंटेंट जिस पे बात करेंगे ना, वो हम कंटेंट कैप्शंस नीचे जो आप रिटर्न एक चीज़ ऐड कर रहे हो वो क्या है,
वो आपने किस तरह से करनी है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली यही होता है कि आपने किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किस तरह से करनी है। इट कैन बी एन इंफॉर्मेटिव पोस्ट, स्टोरीज और एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया। यस, जज़ाकल्लाह तूबा। अच्छा, सबा ने बताया अट्रैक्ट्स ऑडियंस इंटरेस्ट इन इट एंड सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स। यस, नीश बेसिकली आपकी यही काम करती है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन या किसी ने कुछ भी पूछना हो, कोई और कंफ्यूजन, या मैं और जो बंदे रह गए उनसे भी आप क्वेश्चनिंग करें। 2-3 तो माशाल्लाह से छोड़ के भी जा चुके हैं। ओके फाइन, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो आप लोगों ने, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि हम सोशल मीडिया कंटेंट कैसे लिखते हैं, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि हमने अपना थोड़ा सा टेक्निकल राइटिंग को भी टच कर लेंगे, ठीक है। So thank you so much for joining today, and thank you so much for your time. Jazakallah. You all can leave now.